द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रत्यक्षीकरण सीखा हुआ व्यवहार है, यह मत किसने दिया है। तो जो परसेप्शन है वो क्या है, एक लर्नड बिहेवियर है। तो ये किसका मत है, ये है व्यवहारवादियों का मत। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो ना तो स्कूल में लंबे समय तक विद्यार्थियों को रखना इसका उद्देश्य है, ना ही प्रतियोगिताओं के लिए अतिरिक्त अनुशिक्षण देना, और ना ही गृह कार्य करवाने का अभिभावकों पर भार कम करना। बल्कि जो रेमेडियल टीचिंग होती है, जो उपचारात्मक शिक्षा होती है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो विद्यार्थी है उसके सीखने व निष्पादन संबंधी विशेषताओं की विशिष्टता को समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग प्यूपिल्स यूनिकनेस इन लर्निंग एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है जब अधिगम प्रक्रिया में प्राथमिकता व आसन्नता दोनों सिद्धांतों का प्रभाव हो, क्रम स्थान प्रभाव, तो अधिगम वक्र किस प्रकार का होगा। देखिए ये क्रम स्थान प्रभाव नहीं होता, ये होता सीरियल पोजीशन इफेक्ट। तो क्या होता है सीरियल पोजीशन इफेक्ट, प्राइमरी एंड रिसेंसी बोथ ऑपरेट इन द लर्निंग प्रोसेस। तो प्राइमरी का मतलब देखो इसमें क्या किस तरीके का होगा, जब प्राइमरी होगा तो इसमें क्या होगा, जब हम स्टार्टिंग करते हैं किसी भी लर्निंग प्रोसेस की, तो उसमें क्या होता है स्टार्टिंग में जो भी हम पढ़ते हैं ना वो सारा हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, आ जाता है। तो अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, जिस चीज़ को याद करते हैं वो चीज़ स्टार्टिंग में जो हम पढ़ते हैं ना वो हमारी ज़्यादातर हमेशा ही याद हो जाती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है, तो बहुत जल्दी हम उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। और ऐसे ही जब हम पूरा फिनिश करते हैं तो जो एंडिंग में जो हम पढ़ते हैं वो भी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है और बहुत जल्दी से हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन जो बीच वाला हमारा होता है पूरा का पूरा पोर्शन, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और उसको ना हमें क्या करना पड़ता है कि रिमाइंड करना पड़ता है थोड़ी कि भाई हमने हाँ ये पढ़ा था। और जबकि जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो हमें एकदम से याद आ जाता है और जो एंडिंग में पढ़ा था वो एकदम से याद आ जाता है। तो ये सीरियल पोजीशन हो गई ना, एक क्रम में पोजीशन हो गई कि ये एंडिंग वाला, ये एंडिंग वाला, ये स्टार्टिंग वाला और ये मिड वाला, तो एक सीरियल हो गया। और इस सीरियल में भी जो स्टार्टिंग है जो एंडिंग है वहाँ पे क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी में है वो, तो बहुत जल्दी हमें बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है। और जो बीच वाला उसको थोड़ा हमें क्या है कि रिमाइंड करना पड़ता है, तो क्योंकि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। तो ये किस टाइप का हमारा कर्व बनता है, यू टाइप का। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि जो सीरियल पोजीशन इफेक्ट होता है वो हमें किस टाइप का वक्र देता है, यू आकार का वक्र। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी की औसत बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो हमें पता है कि जो एवरेज आईक्यू होती है किसी भी स्टूडेंट की वो 90 to 100 के बीच में होती है, 90 से 110 के बीच में। थार्नाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा नियम सीखने का प्राथमिक सिद्धांत नहीं है। तो थार्नाइक ने हमें 2 टाइप के सिद्धांत दिए थे, 2 तरह के। एक तो हमें दिए थे उन्होंने प्राथमिक सिद्धांत या मुख्य नियम, और एक दिए थे उन्होंने हमें गौण नियम। तो जो प्राथमिक सिद्धांत थे वो 3 दिए थे उन्होंने, जिसमें एक अभ्यास का नियम है, एक प्रभाव का नियम है और एक तत्परता का नियम है, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। तो जो ये समीपता का नियम है ये प्राथमिक नियम नहीं है, प्राथमिक सिद्धांत नहीं है, ये गौण सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समीपता का नियम है वो प्राथमिक नहीं है, तो यही इसका सही ऑप्शन है। यही पूछा कि प्राथमिक सिद्धांत कौन सा नहीं है, समीपता का सिद्धांत। नेक्स्ट है जो मूल्य हम परिवार और समाज से सीखते हैं वे हमारे व्यवहार को प्रभावित कैसे करते हैं। तो हमने वो मूल्य हमारे अंदर रच बस गए हैं, हमने अपने परिवार से अपने समाज से सीखे हैं, तो अंदर से वो हमको क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो आंतरिक अभिप्रेरणा कारकों के रूप में वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा मापन सबसे निम्न स्तर का मापन है। तो यहाँ पे ना हमें तीन तरह के मुख्य पैमाने हमारे पास होते हैं।
4 तरह के मुख्य पैमाने हमारे पास होते हैं। एक अंतराल पैमाना होता है जिसको हम इंटरवल स्केल कहते हैं, एक अनुपात पैमाना जिसे हम रेशो स्केल कहते हैं, एक नामिक पैमाना जिसे हम नॉमिनल स्केल कहते हैं और एक ऑर्डिनल स्केल यानी क्रमकोटि या क्रमिक पैमाना होता है। तो इसमें जो अगर ये पूछता कि सबसे उच्च स्तर का पैमाना कौन सा है, सबसे उच्चतम पैमाना कौन सा है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है अनुपात पैमाना। तो जो ये अनुपात पैमाना है ना, ये उच्चतम स्तर का है। किसका है? उच्चतम स्तर का। और इसको सबसे विश्वसनीय पैमाना भी कहते हैं। तो ये अनुपात पैमाना कौन सा है? उच्चतम स्तर का है, सबसे विश्वसनीय पैमाना है। और इसके बारे में एक बात और ध्यान रखना कि जो पूर्ण शून्य बिंदु है वो इसके अंदर निहित होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा सबसे निम्न स्तर का पैमाना कौन सा है, तो सबसे न्यूनतम उपयोग किया जाने वाला या सबसे निम्न स्तर का जो पैमाना होता है वो नॉमिनल स्केल होता है, यानी कि नामिक पैमाना। ये कौन सा है? निम्नतम स्तर का पैमाना होता है। कौन सा? नामिक पैमाना जो होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिमाएं किसी विशेष स्थान, दिनांक व समय सहित हमारी स्मृति में जम जाती हैं तो वे क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पे क्या है कि जो मेमोरीज होती हैं जब वो फ्रोज हो जाती हैं, फ्रोजन इमेजेस एंड टाइड टू पर्टिकुलर प्लेसेस, यानी कि विशेष स्थान के साथ, पर्टिकुलर डेट्स विशेष दिनांक के साथ एंड पर्टिकुलर टाइम और विशेष समय के साथ, जब वो हमारे अंदर हमारी स्मृति में जम जाती हैं वो कौन सी कहलाती हैं? फ्लैश बल्ब स्मृति कहलाती है। कौन सी? फ्लैश बल्ब स्मृति में हमें क्या रखना है कि स्थान भी याद हो, दिनांक भी याद हो और साथ ही समय भी याद हो कि भाई इतने बड़े बजे इतनी तारीख को और उस जगह पर। जैसे कि कोई शादी का कोई वो है तो हमें पता होता है कि भाई इतनी तारीख थी और इतने बजे का समय था और वो वाली जगह थी। तो वो जो सारी स्मृतियाँ वो किस स्मृति के अंदर आएंगी? फ्लैश बल्ब स्मृति के। हरमन एबिंगहॉस किस क्षेत्र में जाना माना नाम है? तो जो हरमन एबिंगहॉस है वो ना तो व्यक्तित्व से जुड़ा नाम है, ना बुद्धि से और ना प्रत्यक्षीकरण से। वो किससे जुड़ा है? शाब्दिक अधिगम से। और जो एक और है, चलो यही देख लो, शाब्दिक अधिगम से जुड़ा हुआ नाम है किसका? हर्बन एबिंगहॉस का। पाठ्यक्रम में लचीलेपन का क्या उद्देश्य है? तो हमें पता है कि पाठ्यक्रम में लचीलापन होगा तो शिक्षकों को खाली समय का इससे कोई मतलब नहीं है, विद्यार्थियों को खाली पीरियड देना इससे भी कोई मतलब नहीं है, विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार प्रेजेंट और एब्सेंट हो कक्षा में, इससे भी पाठ्यक्रम के लचीलेपन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो पाठ्यक्रम में लचीलेपन का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थी के स्कूल के अनुभव व उपलब्धि में सुधार कराना। क्योंकि पाठ्यक्रम में लचीलापन होगा तो अध्यापक अपने हिसाब से जो बच्चे के अनुभव हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, उनकी उपलब्धि में भी सुधार कर सकते हैं, अचीवमेंट। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का लैंगिक चरण कब आता है? तो जो सेकंड स्टेज होती है, फर्स्ट तो होती है मुखी अवस्था जिसको ऑरल स्टेज कहते हैं और सेकंड होता है लैंगिक चरण जिसको हम फैलिक स्टेज कहते हैं। तो फ्रायड के अनुसार जो फैलिक स्टेज होती है वो कौन सी उम्र में आएगी? तो यहाँ ऑप्शन में जो अगर सबसे सटीक ऑप्शन देखें तो 3 से 6 वर्ष की उम्र में है। नेक्स्ट है, कार्ल रोजर्स किस पर बल नहीं देते? तो कार्ल रोजर अशर्त सम्मान पर भी बल देते हैं, यानी बगैर शर्त के हमारे सकारात्मक संबंधों पर बल देते हैं। और क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच पे यानी सेवार्थी केंद्रित उपागम पर भी बल देते हैं। स्व विकास यानी जो ग्रोथ ऑफ सेल्फ है किसके रूप में? एज एन पर्सनैलिटी एस्पेक्ट, यानी स्व विकास जो व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये भी कार्ल रोजर्स कहते हैं। तो वो किस पर बल नहीं देते? अचेतन मन पर। अचेतन मन पर कौन बल देते हैं? अचेतन मन पर बल देते हैं फ्रायड। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो सामाजिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? जब उपलब्धि मिलती है तो इंसान और ज़्यादा मोटिवेट होता है,
है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरणा सामाजिक प्रेरणा का उदाहरण है। पठन वैकल्य क्या होता है, पठन कहते हैं डिसलेक्सिया को, पठन वैकल्य क्या है, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या है, एक लर्निंग डिसएबिलिटी है, यानी एक अधिगम निर्योग्यता है। लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी पठन वैकल्य क्या होता है, अधिगम निर्योग्यता। थर्स्टन ने कितनी प्रकार की मानसिक क्षमताएं दी हैं, तो हमें पता है थर्स्टन की कितनी है, 7 PM में है, कितनी है, 7 PM में, यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। तो 7 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, डैनियल गोलमैन के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं डैनियल गोलमैन किसमें, इमोशनल इंटेलिजेंस में एक बहुत ही जाना माना नाम है। तो भावनात्मक बुद्धि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है डैनियल गोलमैन के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए। और वैसे भी जो स्टार्टिंग की थी, इस पर काम किसने किया था, शुरू में इमोशनल इंटेलिजेंस पे सबसे पहले काम किया था जॉन मेयर एंड पीटर सॉल्वे ने। पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर ने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्क किया था। कोहलर द्वारा चिंपैंजी पर किया गया परीक्षण क्या प्रदर्शित करता है। तो जो चिंपैंजी था, कोहलर ने क्या किया था, केले ऊपर टांगे हुए थे और जो चिंपैंजी था वो अपनी सूझबूझ के द्वारा केलों को प्राप्त कर लेता है। तो कौन सा क्या करता है ये परीक्षण प्रदर्शित, चिंपैंजी ने किस तरीके से अपनी सूझबूझ का क्या किया था, प्रयोग किया था, यानी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू इंसाइट। एक बालक में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो टोटल होते हैं 46 गुणसूत्र, लेकिन इसमें पूछा गुणसूत्र जोड़े, तो 46 के जोड़े बनाएंगे 46 के, तो 23। तो कितने गुणसूत्र जोड़े होते हैं, यानी कि पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 23। कौन सी अभिवृत्ति मापन की मापनी नहीं है, तो अभिवृत्ति मापन की बोगार्ड सामाजिक दूरी मापनी भी है, ऑसगुड की शब्दार्थ विभेदक मापनी भी है, और थर्स्टन की समान आभास मापनी भी है। तो गटमैन की जो चित्रकुंठा मापनी है वह अभिवृत्ति मापन की मापनी नहीं है। नेक्स्ट है, लिबिडो क्या है। तो लिबिडो क्या है, ये फ्रायड जो थे उनका जो दिया हुआ था हमारा इड, ईगो और सुपर ईगो वाला जो है कॉन्सेप्ट, उसके अंदर हमने पढ़ा था। तो लिबिडो क्या है, यौन ऊर्जा है, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत लियोन फेस्टिंजर ने दिया है, तो ये थोड़ा अलग डिफरेंट सा नाम है, लियोन फेस्टिंजर। तो याद रख लेना, लियोन फेस्टिंजर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा घटक अभिवृत्ति का नहीं है, तो अभिवृत्ति के घटकों को हम ABC से याद रख सकते हैं। ए से है अफेक्टिव कंपोनेंट यानी भावात्मक घटक, बी से बिहेवियरल कंपोनेंट यानी कि व्यवहारात्मक घटक, और सी से कॉग्निटिव कंपोनेंट यानी संज्ञानात्मक घटक। तो भावात्मक, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक घटक अभिवृत्ति के घटक हैं। अभिवृत्ति किसको कहते हैं, एटीट्यूड को। तो एटीट्यूड का कौन सा घटक नहीं है, नैतिक घटक। यदि एक बालक की कालानुक्रमिक उम्र 60 महीने है, कालानुक्रमिक कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज को, और मानसिक आयु यानी जो उसकी मेंटल एज है वो है 72 मंथ्स। तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मेंटल एज अपॉन में क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेंटल एज दी हुई है यहाँ पे 72 मंथ्स और क्रॉनिकल एज दी हुई है 60 मंथ्स, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 10 से 10 खत्म, 6 से 12 टाइम्स 72, तो 12 10 जा 120। तो यहाँ से 120 आंसर आ जाएगा। एक और था परसेप्शन का जो कॉन्सेप्ट है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि अगर पूछा जाए कि जो परसेप्शन का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, ये भी एचटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन इज गिवन बाय वैक्स वर्दीमर ने दिया था परसेप्शन का कॉन्सेप्ट। फिर जो स्टैनले हॉल है उन्होंने क्या दी थी, थ्योरी ऑफ अडल्सेंस दी थी। जॉन बी वॉटसन ने किस पे वर्क किया था, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग बिहेवियरिज्म, यानी व्यवहारात्मक जो था
हमारा बिहेवियरिज्म जो है व्यवहारवाद उसको डेवलप करने में जॉन बी वॉटसन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो एडवर्ड सी टॉलमैन है उन्होंने क्या प्रोपाउंड किया था, साइन थ्योरी को। तो टॉलमैन ने साइन थ्योरी। यहाँ पे देखो जो ये व्यू है ना, परसेप्शन इज ए लर्न बिहेवियर, ये और भी किससे मैच करता है, प्राइमरी एसोसिएटेड विद इलोनर गिब्सन्स कंसेप्ट ऑफ परसेप्चुअल लर्निंग। जो इलोनर गिब्सन्स का परसेप्चुअल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी से भी बहुत ज़्यादा एसोसिएट है। लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या था, अलग अलग उसके स्कूल्स के नाम दिए हुए थे ना, जैसे गेस्टाल्ट वादी थे, व्यवहारवादी थे, तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन में क्या गया था, व्यवहारवाद। परसेप्शन इज ए लर्नड बिहेवियर, तो यहाँ पे व्यवहारवाद हमारा आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का। लेकिन अगर पर्टिकुलर की किसकी थ्योरी के साथ ये जुड़ा हुआ है तो इलेनोर गिब्सन्स के कंसेप्ट से, परसेप्चुअल लर्निंग के से भी ये जुड़ी हुई है, ये वाली लाइन है। वैसे परसेप्शन इज लर्नड बिहेवियर ये किसका व्यू है, बिहेवियरिस्ट्स का है। ये देख ही लिया हमने। जो पैमाने हैं वो 4 तरीके के होते हैं, सबसे विश्वसनीय और सबसे उच्चतम पैमाना अनुपात पैमाना होता है, जिसमें पूर्ण शून्य बिंदु जो होता है वो विद्यमान होता है, और नामिक पैमाना जो होता है वो न्यूनतम उपयोग किया जाने वाला या निम्नतम स्तर का होता है। थैंक यू।